हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक वस्तु ए द्वारा दूसरी वस्तु बी पर लगाए गए संपर्क बल का परिमाण जो है वो दोनों वस्तुओं के बीच लग रहे अभिलंब बल के परिमाण के बराबर है। तो इसका क्या तात्पर्य है बच्चों, ये हमें बताना है। ए विकल्प कह रहा है कि सतहें जो है वो घर्षण रहित है। बी विकल्प कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच घर्षण बल शून्य है। अभिलंब बल का परिमाण जो है वो घर्षण बल के परिमाण के बराबर है। फिर बच्चों डी विकल्प है कि वस्तुएं खुरदरी हो सकती हैं किंतु वो एक दूसरे पर फिसलती नहीं है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा कोई वस्तु है बच्चों, या फिर ये कोई हमारी सतह मान लेते हैं बच्चों, और ये हमारी बच्चों कोई वस्तु है। तो इस वस्तु की सतह और इस वस्तु की सतह बच्चों संपर्क में इस प्रकार से है। तो ऐसे में बच्चों इस वस्तु को अगर हम कोई बल लगा करके, बाह्य बल लगा करके इस सतह के सापेक्ष अगर बच्चों इसमें हम खिसकाना चाहेंगे बच्चों, तो ये वस्तु नहीं फिसलेगी। तब तक नहीं फिसलेगी जब तक बच्चों ये जो हम बल लगा रहे हैं इस पर लगने वाले घर्षण बल से ज्यादा ना हो जाए। तो बच्चों जब हम ये फिसलने का प्रयास करेंगे बच्चों, खिसकाने का प्रयास करेंगे, तो ये जो हमारी सतह है इस वस्तु पर एक घर्षण बल लगाएगी बच्चों इस प्रकार से। तो घर्षण बल क्या होता है बच्चों, घर्षण बल हमारा होता है इन दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू और लगने वाला अभिलंब बल एन। ये बच्चों घर्षण बल का अधिकतम मान हो सकता है। तो बच्चों ये जो हम बल लगा रहे हैं बाहर से, जब ये घर्षण बल के अधिकतम मान से अधिक हो जाएगा तो ये वस्तु फिसलना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं बच्चों कि अगर हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, या फिर यह वस्तु जो है इस सतह के सापेक्ष कोई गति करना नहीं चाह रही है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों इस पर कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। किंतु बच्चों किसी भी बल के कारण अगर ये वस्तु गति करना प्रारंभ करना चाहेगी तो तुरंत इस पर एक घर्षण बल लगने लगेगा। उस घर्षण बल का परिमाण जो है उस वाह बल के बराबर हो जाएगा। किंतु बच्चों अगर हमें उसको फिसलाना है तो हमें उस वायु बल के मान को धीरे धीरे अगर हम बढ़ाएंगे तो घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। और बच्चों ये हमारे घर्षण बल का अधिकतम मान है। तो बच्चों जब हमारा वायु बल घर्षण बल के अधिकतम मान से ज्यादा हो जाएगा, यानी घर्षण बल अब इससे अधिक नहीं बढ़ सकता है, तब जो है बच्चों वस्तु जो है फिसलना प्रारंभ करेगी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा वस्तु पर जो है घर्षण बल लगता है। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं कि संपर्क बल क्या होता है बच्चों। तो ये जो बच्चों हमारे सतह है ये इस वस्तु पर संपर्क बल कितना लगाती है। तो बच्चों संपर्क बल जो होता है ये अभिलंब बल और घर्षण बल का परिणामी होता है बच्चों। तो इसे हम एफ से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये घर्षण बल इस तरफ पीछे की ओर लग रहा है, तो बच्चों अभिलंब ऊपर की ओर लग रहा है। इन दोनों की दिशाओं के बीच में बच्चों 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर ये हमारा घर्षण बल है बच्चों इस दिशा में, और ये हमारा अभिलंब बल है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है। तो इन दोनों के बीच में बच्चों कुछ इस प्रकार से हम एफ बल मान लेते हैं बच्चों। ये हमारा संपर्क बल होता है बच्चों, इस सतह के द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया संपर्क बल। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी ए वस्तु है बच्चों, और ये हमारी बी वस्तु है। तो ए वस्तु के द्वारा बी वस्तु पर जो अभिलंब बल लगाया जा रहा है बच्चों, हम इस प्रकार से मान लेते हैं एन, ये हमारा अभिलंब बल है बच्चों। और बच्चों ए वस्तु के द्वारा बी वस्तु पर एक मान लीजिए इस प्रकार से घर्षण बल लगाया जा रहा है, जिसे हम एफ आर से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो ये दोनों परस्पर 90 डिग्री के कोण पर होते, तो इन दोनों का परिणामी कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। यही हमारा संपर्क बल कहलाता है, इसे हम एफ से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो ये संपर्क बल क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का परिणामी हो जाएगा। तो संपर्क बल F बराबर हो जाएगा वर्गमूल, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा एफ आर का वर्ग धन बच्चों एन का वर्ग, यानी घर्षण बल का वर्ग धन बच्चों अभिलंब बल का वर्ग। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु बी पर लगाए गए संपर्क बल का परिमाण जो है दोनों वस्तुओं के बीच लग रहे अभिलंब बल के परिमाण के बराबर है। यानी बच्चों अगर हम प्रश्नानुसार देखें बच्चों, प्रश्नानुसार ये बच्चों संपर्क बल जो F है ये हमारा अभिलंब बल के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों अगर F की जगह n रख दे बच्चों, तो ये n बराबर हो जाएगा वर्गमूल एफ आर का वर्ग धन बच्चों n का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा n का वर्ग, और इधर वर्गमूल हट जाएगा तो हो जाएगा एफ आर का वर्ग धन n का वर्ग। तो बच्चों ये n का वर्ग कट जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा।
तो यहाँ से बच्चों हमने देखा कि ये एफ आर का मान शून्य है, यानी कि घर्षण बल का मान शून्य है। घर्षण बल का मान, अतः घर्षण बल का मान शून्य है, यानी कि बच्चों वस्तु ए द्वारा बी पर कोई भी घर्षण बल नहीं लगाया जा रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि ये जो है, ये दोनों सतह जो है एक दूसरे के सापेक्ष फिसलने का प्रयास नहीं कर रही है, इसीलिए घर्षण बल नहीं लगाया जा रहा है। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो पहले विकल्प कह रहा है बच्चों की सतहें जो है घर्षण रहित है। तो बच्चों ये हमारा सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि अगर घर्षण रहित है सतहें तब भी घर्षण बल शून्य लगेगा। और बच्चों अगर सतहें घर्षण रहित नहीं भी है, अगर वो फिसलना नहीं चाह रही बच्चों, तब भी उन पर कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। तो बच्चों ये हमारा घर्षण रहित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अतः ये हमारा विकल्प गलत है। तो बी विकल्प कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच घर्षण बल शून्य है। तो बच्चों ये हमारा सही विकल्प है, क्योंकि बच्चों जब घर्षण बल का मान शून्य हो जाएगा तो लगने वाला संपर्क बल जो होगा वो अभिलंब बल के बराबर हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों सी विकल्प कह रहा है कि अभिलंब बल का परिमाण जो है घर्षण बल के परिमाण के बराबर है बच्चों। तो अभिलंब बल यानी एन का मान जब घर्षण बल के परिमाण के बराबर होगा, तो उससे बच्चों ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर घर्षण बल का मान शून्य होगा। तो ये भी बच्चों हमारा गलत विकल्प है। फिर डी विकल्प कह रहा है कि वस्तुएं खुरदरी हो सकती हैं, किंतु वे एक दूसरे पर फिसलती नहीं है। तो बच्चों खुरदरी है और फिसलती नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है बच्चों कि उसमें घर्षण बल नहीं लग रहा है। जैसा कि हमने मूल अवधारणा में बताया कि ये बच्चों ऐसा हो सकता है कि वाह्य बल लग रहा हो, जिसके बराबर बच्चों वाह्य बल के बराबर विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा हो, जिससे वस्तु फिसल ना रही हो। तो अगर वस्तु फिसल नहीं रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि उस पर घर्षण बल नहीं लगता, उस पर घर्षण बल लग भी सकता है। तो बच्चों अगर घर्षण बल लग रहा है, तब जो है ये संपर्क बल का परिमाण जो है विलंब बल के परिमाण के बराबर नहीं होगा। ये दोनों परिमाण बराबर होने के लिए घर्षण बल का मान शून्य होना चाहिए। तो बच्चों अगर एक दूसरे पर फिसलती नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि घर्षण बल का मान शून्य है, अतः ये विकल्प हमारा गलत है। तो बच्चों ये बी विकल्प हमारा सही है कि दोनों वस्तुओं के बीच घर्षण बल शून्य है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।